हाई स्कूल में स्कॉलरशिप पाने वाली लिशिमा ने जो सबसे पहला काम किया वो था अपने जेओ को घसीटते हुए मेरे पास लाना और मुझसे पैसे मांगना। आज से तुम जाओ के अकाउंट में हर महीने गुजारे के लिए 5,000 युआन डालोगे और मैं न चाहते हुए भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। क्लास के बाकी बच्चे यह सुनकर हैरान रह गए। क्या एक स्कॉलरशिप पाने वाली लड़की इतनी घमंडी होकर पागल हो गई है? कम से कम पैसे मांगने का कोई बहाना तो ढंग का बनाती। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लिशिमा क्या तुम खुली आंखों से सपना देख रही हो? मेरी माली मदद के बिना तुम एक युआन की ब्रेड भी नहीं खरीद सकती, और वैसे भी मैं उसे पैसे क्यों दूं? मैं उसका बाप नहीं हूँ। लिशिमा का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी में उसे एक महिला सीईओ बनने की आदत थी। वो भूल गई थी कि कभी वो एक गरीब स्टूडेंट थी जिसे कैंटीन में खाना खाने के लिए एक एक पैसा गिनना पड़ता था। लेकिन अगर मैं उसके लिए रास्ता साफ ना करता तो वो क्या होती? जाओ एक रक्षक की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। गुयांशी, तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो हमारी मदद करना तो नॉर्मल बात है, हमें नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? मैं उसी वक्त हंस पड़ा, क्योंकि मेरा परिवार अमीर है इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा। तो क्योंकि तुम्हारा परिवार इतना गरीब है कि घर में चूल्हा नहीं जल सकता, तो खाना खाना ही क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो, यही बात है ना? दुख से जाओ की आंखें लाल हो गईं। लिशिमा, चाहे मैं सड़क पर आ जाऊं, मैं अपने लिए तुम्हारी इज्जत कम नहीं होने दूंगा। अपने प्रेमी को रोने की कगार पर देखकर, जिसे मैंने परेशान किया था, उस बुरी लिशिमा ने भारी दिल से तुरंत उसे गले लगा लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, उसे धीमी आवाज में दिलासा दिया। पिछली जिंदगी में जाओ ने उसे अपनी एक किडनी दी थी और लिशिमा इसे सच्चा प्यार मानती थी, जबकि मुझे उनके मिलन का कांटा समझती थी। असलियत में वो किडनी मैंने भारी कीमत देकर खरीदी थी। जाओ ने आखिरी वक्त पर ऑपरेशन के दाम बढ़ा दिए थे और मुझे ब्लैकमेल किया था। बाद में लिशिमा ने कंपनी के पैसों का गबन करके उसके लिए एक बड़ा बंगला और स्पोर्ट्स कार खरीदी थी और उसके पिता के जुए का कर्ज चुकाया था। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब वो फिर से जाओ कि किडनी के एहसान का बदला चुकाने के लिए मेरे पैसों का इस्तेमाल करना चाहती थी। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। मैंने लिशिमा की स्कॉलरशिप कैंसिल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन वो पहले ही बोल पड़ी, गुयांशी मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। उसमें इतना घमंड कहाँ से आ रहा था, जैसे मेरी मदद लेना मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान हो और मुझे रोते हुए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने पिछले 2 सालों के बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड दिखाए और गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, लिशिमा अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत या जमीर बाकी है तो जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वो मुझे वापस करो। मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, 30 मिलियन, 3 करोड़, 2 और बात खत्म करो। 30 मिलियन सिर्फ, थोड़ा इंतजार करो। 15 साल में मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। गुयांशी, मैं तुम्हें भलाई की सलाह दे रही हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। एक बार यह चला गया तो सिर्फ खुद को दोष देना। मैं हैरान था, उसमें इतना भरोसा कहाँ से आ रहा था? क्या वो सच में सोचती है कि अपने दम पर वो 15 साल में अमीरी के शिखर पर पहुंच जाएगी और मेरे परिवार की नींव को टुकड़े टुकड़े कर देगी? यह मजाकिया है। बिना मेरे परिवार के जिसने उसका रास्ता आसान बनाया, उसके जैसा इंसान दरवाजे के अंदर कदम तक नहीं रख पाता। मैंने तुरंत बैंक से उसका स्कॉलरशिप अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, फिर कर्ज का कागज तैयार करने के लिए कागज और पेन निकाला। गुस्से से लाल पीली लिशिमा ने अपना अंगूठा लगाने के बाद एक धमकी दी, इस दिन को याद रखना। फिर जाओ का हाथ पकड़कर वो दरवाजा पटकते हुए चली गई। मैं खुद पर बहुत गुस्सा था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ऐसे एहसान फरामोश को पाला था। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो अपनी बात से मुकर न जाए और हमें परेशान न करे। स्कूल खत्म होने पर मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया। जैसे ही मैं कार में बैठ रहा था, किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया। अगर एक राहगीर फुर्ती से मुझे न थामता तो मैं मुंह के बल गिर पड़ता। अपने गुस्से को दबाते हुए मैं पीछे घूमा। वो लिशिमा थी। उसने लाल आंखों वाले जाओ को जबरदस्ती कार के अंदर धकेला, फिर वो खुद भी अंदर चढ़ गई। दरवाजा बंद करने से पहले वो उकसाना नहीं भूली, जाओ भाई के पिता को कर्जदारों ने पीटा है और वो हॉस्पिटल में है, हालत बहुत गंभीर है, तुम अपने दम पर घर जाने का इंतजाम करो। इसके बाद उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, जल्दी हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर बूढ़े जैन ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका पाला किसी पागल से पड़ा हो। फिर बिना कुछ बोले वो पुलिस को फोन करने लगा। गुस्से से पागल लिशिमा ने सामने वाली सीट पर लात मारी, जल्दी गाड़ी चलाओ, अगर हालत बिगड़ गई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? बूढ़े जैन ने बिना घबराए सबूत के तौर पर इस सीन का वीडियो बना लिया, फिर इंजन बंद कर दिया और दरवाजे लॉक करके दोनों को अंदर बंद कर दिया। 2 पागलों ने एक प्राइवेट गाड़ी में जबरदस्ती एंट्री की है, सीटों को नुकसान पहुंचाया है और हमारे छोटे मालिक को डराया है। दोनों को काबू में कर लिया गया है, कृपया जल्दी पुलिस भेजें। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और शांति से लिशिमा को कार के अंदर एक
गुस्से वाले तानाशाह सीईओ का नाटक करते हुए देखने लगा। जाओ घबराहट से हाँफ रहा था, जिससे लिशिमा का दिल बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ले ली और मेरी तरफ मुड़ी। गुयांशी, तुम जो पैसे मुझे देते हो मैं उन्हें लेना जारी रख सकती हूँ, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होंगी। नहीं, मैं लिशिमा को इस तरह नीचा नहीं देखने दे सकता। गुयांशी, तुम लिशिमा को फंसाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बहुत घटिया है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम उसे अपमानित करने के लिए ऐसे नीच तरीके अपना रहे हो। रुक जाओ भाई, जाओ। जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। उसी समय पुलिस आ गई और उन्होंने सीधे दोनों को कार से उतरने का हुक्म दिया। लिशिमा का चेहरा उतर गया। रुको, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। गुयांशी, तुम क्या चाल चल रहे हो? मेरा ध्यान खींचने के लिए इतने गिरे हुए तरीकों का इस्तेमाल करना मजाकिया है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधे पुलिस वालों से कहा, इन दोनों को थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है। मेरा सुझाव है कि इन्हें किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाया जाए। फिर मुस्कुराते हुए मैंने लिशिमा से कहा, कुछ खास नहीं है, बस मैंने पुलिस भाइयों से कहा है कि वो आपको हॉस्पिटल तक छोड़ आएं। पुलिस वालों ने उन दोनों को शक की नजरों से देखा। उन्हें सीधे सादे कपड़ों में लेकिन इतने घमंडी अंदाज़ में देखकर उन्हें सच में लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? हाँ, पुलिस वाले अचानक समझ गए। तो फिर गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। उन्हें किस हॉस्पिटल ले जाया गया यह मुझे नहीं पता। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने लिशिमा की 56 मिस्ड कॉल और मैसेज की बाढ़ देखी। मुझे अंदाजा हो गया कि वे किसी नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं गए थे। 20 मिनट पहले लिशिमा ने मुझे वीचैट पर एक आखिरी मैसेज भेजा था, अगर तुमने 3 मिनट में जवाब नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसा लगा जैसे वो अब भी खुद को कोई राजकुमारी समझ रही हो। उबासी लेते हुए मैंने सीधे अपना फोन बंद किया और सो गया। अगली सुबह कैंटीन के पास से गुजरते हुए मैंने लिशिमा और जाऊ को नाश्ता करते देखा। मुझे पता चला कि उन्हें पूरी रात मेंटल हॉस्पिटल में बंद रखा गया था। आखिरकार स्कूल ने बीच बचाव करके उन्हें बाहर निकाला। क्लास के मॉनिटर ने मुझसे रहस्यमयी अंदाज में पूछा, ये दोनों तो नॉर्मल दिखते हैं, फिर ये पागल कैसे हो गए? कल रात लिशिमा ने पूरी क्लास को एक ग्रुप मैसेज भेजा जिसमें उसने खुद को चीन की होने वाली सबसे अमीर महिला बताया। उसने लिखा, मुझे तुरंत 1000 युआन उधार दो, मैं भविष्य में तुम्हें 100 गुना वापस करूंगी। ये तो उस ठग से भी ज्यादा बकवास है जो जेल में रहकर खुद को बड़ा स्टार बताकर पैसे मांगता था। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और मेरे मुंह का पानी बाहर आ गया। जैसे ही मैं जाने लगा, क्लास मॉनिटर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और आगे का तमाशा देखने को कहा। लिशिमा की बीमारी का दौरा फिर पड़ा था। वो हाथ में नींबू पानी का गिलास लिए उसे ऐसे हिलाकर छक रही थी जैसे वो कोई महंगी शराब हो। टेबल पर रखी 10 युआन वाली नूडल्स को देखकर उसने नफरत से मुंह बनाया। ऐसी घटिया क्वालिटी का खाना परोसने की हिम्मत कैसे हुई? सड़क के आवारा बिल्लियां भी इसे नहीं खाएंगी। जाओ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। लिशिमा डार्लिंग, यह सस्ती चीजें सच में तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, पेट तो भरना ही पड़ेगा। लिशिमा नफरत से हंसी। चाहे मैं भूख से मर जाऊं, मैं ये कचरा कभी नहीं खाऊंगी। नूडल्स स्टॉल का मालिक गुस्से वाले स्वभाव का था। उसने टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, तुमने कूपन का इस्तेमाल करके सबसे सस्ते नूडल्स खरीदे और मुझसे ज्यादा सब्जियां डालने को कहा। अब नखरे दिखा रही हो? अगर नहीं चाहिए तो मत खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम कौन होते हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? ध्यान रखना, मेरे एक फोन कॉल से तुम्हारा यह घटिया स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जाओ ने तुरंत बात संभाली। लिशिमा, ऐसा मत करो, ये छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए भी गुजारा करना आसान नहीं होता। ये नजारा देख रहा क्लास मॉनिटर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसकी हंसी ने तुरंत लिशिमा का ध्यान खींच लिया। जब उसकी नजरें मेरी तरफ घूमी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हों। अपना बैग लिए बिना ही मैं भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसने कॉरिडोर के आखिरी छोर पर मेरा रास्ता रोक लिया। कमर पर हाथ रखकर गुस्से से देखते हुए वो बोली, गुयांशी, तुम्हारी मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इसके अंजाम नहीं भुगत पाओगे। मैंने मन ही मन आह भरते हुए अपनी आंखें ऊपर की। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे यह भुगतना पड़ रहा है? तुम्हें मुझे भाई जाओ के साथ देखकर जलन हो रही है। गुयांशी, तुम मुझसे बदला लेने के लिए यह तरीका अपना रहे हो। तुम बस यही कर सकते हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि यह इरादा छोड़ दो। मुझे फंसाने की अपनी चालें बंद करो। भाई जाओ और मैं, हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगी। अब से हमसे दूर रहो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए कोई गलत विचार है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो सच में दूसरों से अलग है, पूरी तरह पागल। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। खाने के पैसे न देने के लिए पागलपन का नाटक करना, तुम काफी चालाक हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया? अभी जब कोई नहीं देख रहा था तुमने नूडल्स के कई निवाले चुरा कर खाए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें अपनी इज्जत भी बचानी है। तुमने यह पूरा नाटक इसीलिए रचा है। दिल पर चोट लगते ही लिशिमा गुस्से से तिलमिला गई और
मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने तुरंत उसे चेतावनी दी, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो कर्ज तुरंत दोगुना हो जाएगा, तुम अपना भविष्य देख लोगी। चलो, तुम्हारी मौजूदा हालत को देखते हुए महीने के आखिर तक टिक पाना ही मुश्किल है। मेरी बातों ने यकीनन उसके कमजोर आत्मसम्मान पर गहरा घाव किया था। उसने अपना हाथ नीचे किया और ठंडी हंसी हंसी, ठीक है देख लेंगे। स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन ने लिशिमा को अपनी किस्मत बदलने का एक अच्छा मौका दिया। उस दिन स्कूल ने कई कामयाब बिजनेसमैन को विजिट के लिए बुलाया था। हर गरीब स्टूडेंट ने कंपटीशन में हिस्सा लेने की पूरी कोशिश की। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस से स्पॉन्सरशिप मिलने का मौका मिल सकता था। लिशिमा हर साल लड़कियों की लंबी दौड़ की चैंपियन रही थी और उसकी पढ़ाई भी हमेशा टॉप पर थी। उसने जल्दी ही एक रियल एस्टेट कंपनी के बॉस का ध्यान खींच लिया। क्लास टीचर तुरंत लिशिमा को उसके सामने ले आए और उसकी तारीफें करने लगे। डायरेक्टर झांग, ये स्टूडेंट बीजिंग यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी कैंडिडेट है, इसे स्पॉन्सर करना एक बेहतरीन फैसला होगा। डायरेक्टर झांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, भविष्य में हमारी कंपनी आपको कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक हर महीने रहने के लिए 6,000 युआन देगी। सिर्फ 6,000? ये रकम तो ऐसी है जैसे आप किसी भिखारी को भीख दे रहे हो। प्यारे स्टूडेंट्स, 6,000 युआन की रकम बहुत बड़ी होती है। ये आपके बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए काफी है। फिलहाल रियल एस्टेट का सेक्टर मंदी में है, भविष्य धुंधला है, आपकी मदद करना ही बड़ी बात है। सिर्फ 6,000 युआन से क्या हो सकता है? मैं एक हाई लेवल रिसर्च टीम बनाना चाहती हूँ। मुझे बड़े फंड की जरूरत है। मैं उन गरीब स्टूडेंट्स के लेवल की नहीं हूं जो मदद पर जीते हैं। मेरा मकसद एक टीम का नेतृत्व करके दुनिया के टेक्नोलॉजी के शिखर पर पहुंचना है। चूंकि आप पैसे नहीं दे सकते तो बेहतर होगा कि यह मौका किसी काबिल स्पॉन्सर को दे दें। यह कहने के बाद उसने गुस्से से लाल पीले हुए डायरेक्टर जनाई झांग को पूरी तरह इग्नोर किया और मुड़कर चली गई। क्लास टीचर ने गुस्से में जोर से आवाज लगाई, लिशिमा। वो रुकी, कमर पर हाथ रखकर मुड़ी। भविष्य में मेरे पास ऐसी कंपनियां मत लाना जिनका कोई भविष्य न हो। मुझे धोखा देने के लिए जो कंपनियां मुझे स्पॉन्सर करना चाहती हैं, उनकी कुल संपत्ति गुयांशी के परिवार से ज्यादा होनी चाहिए। मैं हर स्पॉन्सर के बैकग्राउंड को कड़ाई से चेक करूंगी। जो क्वालिफाइड नहीं होंगे उनसे कोई बात नहीं होगी। इन घमंडी बातों ने डायरेक्टर झांग को भारी गुस्से में डाल दिया। प्रिंसिपल और क्लास टीचर की बार बार माफी मांगने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने तुरंत ऐलान कर दिया कि वो हमारे स्कूल के गरीब बच्चों को कभी फंड नहीं देगा। इस मामले की वजह से 2 बेकसूर क्लासमेट्स भी फंस गए। वे भावुक होकर रो रहे थे क्योंकि लिशिमा के हंगामे की वजह से उनका मौका पूरी तरह हाथ से निकल गया था। दोनों भाई एक कोने में बैठकर सिसक रहे थे। मैं उन्हें दिलासा देने गया, चिंता मत करो, ग्यू ग्रुप तुम्हें फंडिंग दे सकता है। सच में? बिल्कुल, हर महीने 8,000 युआन की मदद काफी रहेगी। ये बहुत ज्यादा है, हम दोनों महीने में ज्यादा से ज्यादा 2,000 युआन ही खर्च करते हैं। उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए और मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कई बार सिर झुकाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम कॉलेज पास कर लेंगे तो हम आपका यह एहसान जरूर चुकाएंगे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एहसान मानना जानते हैं। अवार्ड सेरेमनी के बाद क्लास ने एक डिनर पार्टी रखी। वे दोनों परजीवी फ्री लोडर बिना एक पैसा दिए मुफ्त के खाने का मजा लेने आ गए। लिशिमा ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, लेकिन वो मेन सीट पर बैठकर हुक्म चला रही थी। यहाँ का डेकोरेशन बेकार है, सर्विस बहुत खराब है और डिशेस खाने लायक नहीं है। उसके चेहरे पर पूरी नफरत दिख रही थी। क्लास टीचर और बाकी क्लासमेट्स उन दोनों की वजह से गुस्से में थे। उसी दिन लिशिमा ने न सिर्फ इन्वेस्टर को भगाया था, बल्कि क्लास को 2 मेडल भी हरवा दिए थे जो आसानी से मिल सकते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉन्ग जंप करते समय जाओ फिसल गया था और उसकी हथेली छिल गई थी। लिशिमा, जो रिले रेस दौड़ रही थी, बिना कुछ कहे अपनी बैटन फेंक कर जाओ को संभालते हुए मेडिकल रूम ले गई थी और स्कूल के डॉक्टर को धमकी दी थी, अगर तुमने इसे ठीक से ठीक नहीं किया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। डिनर के दौरान कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन लिशिमा, जिसे हमेशा अटेंशन मिलने की आदत थी, शांत नहीं बैठ सकी। उसने सीधे अपने पीने का जूस सामने रखी स्टीम्ड फिश पर डाल दिया, टेबल थपथपाई और ताना मारते हुए कहा, ये घटिया रेस्टोरेंट किसने चुना? वो अच्छी तरह जानती थी कि यह रेस्टोरेंट मेरे परिवार का है। वो जानबूझकर बहस ढूंढ रही थी। लिशिमा, हर किसी को यह जगह काफी अच्छी लग रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा, लिशिमा ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारे जैसे लोगों को कभी एक असली हाई एंड रेस्टोरेंट देखने का मौका नहीं मिलेगा। जाओ ने भी बात बढ़ाई, कुछ लोगों की किस्मत में गरीब रहना ही लिखा होता है। लिशिमा, इन जैसे लोगों से बात करके खुद को नीचा मत करो, ये कभी तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने क्लास मॉनिटर को रोक लिया जो गुस्से से कांप रहा था। एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मैंने कहा, हमारे देश की होने वाली सबसे अमीर महिला जाहिर तौर पर गरीबों के साथ पैसे नहीं मिलाएगी। इस डिनर का पूरा बिल हमारी इस अमीर हस्ती की तरफ से होगा। मैंने बिल उसके सामने रख दिया। लिशिमा ने बिना कुछ बोले एक नजर डाली। मैंने बड़ा चढ़ाकर कहा, मिस लिशिमा के लिए
4,000 युआन, ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जानती थी कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने जाओ से कहा। जब वे वापस आए तो जाओ के गले से उसके परिवार का लॉकेट गायब था। उसने मेरी तरफ नफरत भरी नजर से देखा, जैसे मैंने ही उसे वो खानदानी गहना बेचने पर मजबूर किया हो। उसी समय गुंडों का एक ग्रुप प्राइवेट केबिन में घुस आया। बिना कुछ बोले उन्होंने जाओ को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। वे बदमाश उसे गाली देते हुए खींच रहे थे, तेरे बाप पर हमारा कर्ज है, अगर आज तूने पैसे नहीं चुकाए तो देख तेरा क्या हाल होता है। यह मेरे पिता का कर्ज है, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं अभी स्कूल में हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। जाओ डर के मारे पीला पड़ गया और टेबल के पैर को कसकर पकड़ लिया। एक क्लासमेट बीच बचाव करने आया, लेकिन गुंडों ने एक लाल चाकू निकाल लिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गुंडों के लीडर ने जाओ का स्टूडेंट ID कार्ड उसके सामने लहराया। तेरा बाप आज सुबह हॉस्पिटल से भाग गया और एक चिट्ठी छोड़ गया कि वो कर्ज चुकाने के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा है। जब जाओ को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था तो वो अचानक चिल्लाया, रुको, मैं ये पैसे दे सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड देश की सबसे अमीर महिला बनने वाली है, उसने पहले ही मेरा कर्ज चुकाने का वादा किया है। देश की सबसे अमीर महिला? गुंडे नफरत से हंसे। जाओ ने तुरंत समझाया, यह बिल्कुल सच है, देखो वो रही। सबने जाओ के इशारे की तरफ देखा जो टॉयलेट से बाहर आ रही थी। वो वही गरीब लड़की थी जिसने लोकल मार्केट के कपड़े पहने थे, जिसकी पूरी पोशाक की कीमत 200 युआन से भी कम थी। और उसने बड़े घमंड से ऐलान किया, जाओ के पिता का 1 मिलियन युआन से ज्यादा का कर्ज मैं चुकाऊंगी। फिर लिशिमा ने वेटर से कागज और पेन उधार लिया और एक एक्सपर्ट की तरह कर्ज का कागज लिखा। 15 साल में मैं लिशिमा ब्याज समेत आपको इस रकम का 10 गुना वापस करूंगी। तभी लिशिमा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती किस करने का नाटक किया। मैंने उसे नफरत से पीछे धकेला और कई थप्पड़ जड़ दिए। क्या तुम पागल हो? किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सूजे हुए गाल के साथ लिशिमा ने पलटकर कहा, तुम क्या नाटक कर रहे हो? अपनी पिछली जिंदगी में तुम मेरे प्यार में पागल थे। अगर तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है तो कम से कम तुम्हें अपनी अक्ल तो रखनी चाहिए थी। पिछली जिंदगी में मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो 3 साल बाद की बात थी। अभी हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। ऐसा लगता है कि तुम भी अपनी यादों के साथ वापस आई हो। लिशिमा को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हम तीनों एक साथ मरे थे। वो और जाओ भी दोबारा पैदा हुए थे और मैं भी, कोई अपवाद नहीं था। बहुत बढ़िया, तो फिर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अब भी पैसे निकालते हो तो मैं तुम्हें 15 साल में दौलत और इज्जत की गारंटी देती हूँ, वरना तुम्हें याद होना चाहिए कि मुझे उकसाने का क्या अंजाम होता है। लिशिमा हमेशा से बदला लेने वाली रही थी। पिछली जिंदगी में CEO बनते ही उसने सबसे पहला काम उन लोगों से बदला लेने का किया था जिन्होंने उसे परेशान किया था। याद रखना, मेरे बिना तुम इस जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। मेरा एक पागल लड़की से बहस करने का कोई मूड नहीं था। मैं मुड़ा और चला गया। लिशिमा मेरे पीछे से चिल्लाई, गुयांशी, तुम्हें आज के अपने इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद में मुझे क्लास मॉनिटर से पता चला कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। खुद को मुसीबत से निकालने के लिए लिशिमा ने कर्जदारों के सामने शेखी बगारी कि वो उनके बॉस को जानती है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसे पागल समझा और सीधे मारपीट पर उतर आए। खुशकिस्मती से क्लास मॉनिटर ने समय पर पुलिस बुला ली, वरना उन्हें मछलियों का खाना बनने के लिए नदी में फेंक दिया गया होता। क्लास मॉनिटर ने स्टूडेंट्स की मदद से लिशिमा और जाओ की डेस्क हटा दी। उसने आकर मुझसे कहा, इन दोनों ने स्कूल छोड़ दिया है। उनका दावा है कि वे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह बात मैं पहले से जानता था। 2 दिन पहले लिशिमा ने मुझे वीचैट पर उकसाया था और मेरी बदनामी करने की धमकी दी थी। उसने मुझसे यह भी पूछा था कि क्या मुझे पिछली जिंदगी के अपने फैसले पर पछतावा है। अगर तुमने अपनी आंखें बंद रखी होती और भाई जाओ की मौजूदगी को बर्दाश्त कर लिया होता तो शायद तुम आज भी सबसे अमीर महिला के पति होते, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाए। मैंने जवाब दिया, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम बाहर एक जिगोलो रखेल रखना चाहती थी, तुम इसी के लायक हो। भाई जाओ सच में सबसे अमीर महिला का पति बनने के लिए तुमसे ज्यादा सही है, दफा हो जाओ। वो एक धोखेबाज है। पिछली जिंदगी में लिशिमा ने मेरी जानकारी के बिना कंपनी के पैसों का गबन करके जाओ के लिए एक लग्जरी घर और स्पोर्ट्स कार खरीदी थी और मुझे जान से मारने की साजिश रची थी। मैं उसे बिना कुछ दिए बाहर निकालने के लिए सबूतों का इंतजार कर रहा था। उस समय लिशिमा जाओ के बच्चे से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और जाओ हर समय मेरी जगह लेने के तरीके ढूंढ रहा था। जब मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो भी उसके चेहरे पर घमंड था, जब तक कि वकील ने यह ऐलान नहीं कर दिया कि लिशिमा को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जाओ घबरा गया। उसने चुपके से गैस खोल दी और जब मैं नहीं देख रहा था उसने मुझे अंदर धकेल दिया। मामले को दबाने के लिए वो मुझे मारना चाहता था। धमाके से 1 सेकंड पहले मैंने उन दोनों को भी अपने साथ नरक में खींच लिया। मैंने सोचा था कि इस जिंदगी में मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन लिशिमा हर हाल में सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है, तो वे मुझसे रहम की उम्मीद न रखें। मैं अपने पिता के साथ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर गया
और वहां मेरी मुलाकात लिशिमा से हुई। उसकी आंखों में एक संतोष की चमक थी। उसने अपनी ड्राइंग नोटबुक को अपनी पीठ के पीछे छुपाया और घमंडी लहजे में कहा, मैं गू ग्रुप के साथ काम करने के बजाय किसी और के साथ जुड़ना पसंद करूंगी, किसी वहम में मत रहना। मैं मन ही मन हंसा। वो शायद इस बात से अनजान थी कि मेरा असली मकसद उससे पहले एक दूसरे टैलेंट में इन्वेस्ट करना था। वैसे भी पिछली जिंदगी में मेरे पिता जिसे सबसे ज्यादा आंकते थे वो असल में मेरी कॉलेज की सीनियर लिंगली थी। मेरे पिता को एक बार हमारे साथ उम्मीद थी कि वे उसे भविष्य की लीडर के रूप में तैयार करें। बदकिस्मती से उस समय मैं बहुत नासमझ था और मैंने उनके भरोसे को तोड़ा, जिसकी वजह से लिंगली को डिप्टी के पद से ही संतोष करना पड़ा। ऊपर से लिशिमा एक शानदार महिला सीईओ दिखती थी, लेकिन असलियत में ग्रुप के सारे मुख्य फैसले हमेशा लिंगली ही लेती थी। इस जिंदगी में मुझे पिछली जिंदगी के पछतावे को हर हाल में सुधारना है और उसे वो सब वापस देना है जिसकी वो हकदार है। सिर्फ 30 मिनट की एक मीटिंग मेरे पिता के लिए इन्वेस्ट करने का फैसला लेने के लिए काफी थी। मीटिंग के बाद लिंगली खास तौर पर मेरा शुक्रिया अदा करने आई। आपकी सिफारिश की वजह से प्रेसिडेंट गू हमारे प्रोजेक्ट में आने के लिए तैयार हुए। आपके बिना मुझे शायद ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। ये पूरी तरह से आपकी काबिलियत की वजह से है। मैंने तो बस एक जरिए का काम किया। लिंगली ने जल्दी ही अपनी बेहतरीन बिजनेस स्किल्स दिखाई। वो मेरे पिता की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट बन गई। मैंने भी किंगबे में एडमिशन ले लिया और लिंगली की रिसर्च टीम में शामिल हो गया। कुछ समय बाद जाओ खास तौर पर कैंपस में मेरे सामने शेख ही बघारने आया। लिशिमा को पहले ही एक इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। यह सिर्फ 2 मिलियन है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 10 साल से भी कम समय में वो यकीनन अपने शिखर पर वापस पहुंच जाएगी। उसने मेरी तरफ नफरत से देखते हुए कहा, तुमने अरबपति के स्टेटस का काफी फायदा उठा लिया, अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हों। हालांकि लिशिमा को मेरे सामने अपने घमंड का दिखावा करने का समय भी नहीं मिला कि उसके फेल होने की खबर आ गई। उसे जो मिला था वो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक स्कैम, धोखाधड़ी था। उसे थोड़ी सी उम्मीद देकर उसका सब कुछ लूट लिया गया था। उसका पेटेंट बेहद मामूली दाम पर खरीद लिया गया था। उसका बिजनेस आइडिया चोरी हो गया था। जिस वेबसाइट को उसने इतनी मेहनत से बनाया था उसे हैक कर लिया गया था। बिजनेस में कई बार फेल होने के बाद लिशिमा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और मुझे ढूंढते हुए कैंपस आ गई। गुयांशी, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे अड़ंगे लगाए हैं इस डर से कि मैं फिर से खड़ी ना हो जाऊं और तुमसे हिसाब ना मांगूं? तभी कॉलेज सीनियर लिंगली अचानक बीच में आ गई। लिशिमा, मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूँ। तुम्हारे पास बिजनेस की अच्छी समझ है, लेकिन बिजनेस की इस बेरहम दुनिया में तुम्हें अभी और तजर्बे की जरूरत है। तुम कौन होती हो? लिंगली, पिछली जिंदगी में तुम मेरे नीचे काम करने वाली एक हारी हुई इंसान थी। अब तुम हवा में उड़ रही हो, दफा हो जाओ। लिशिमा हमेशा यही सोचती थी कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी वजह से थी। वो एहसान मानना बिल्कुल नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि लिंगली और मेरे सपोर्ट के बिना वो कभी उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाती। लिंगली ने बस उसकी कलाई पकड़ी। उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। अगर तुमने फिर से गुयांशी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं इतनी शरीफ नहीं रहूंगी। इसके बाद उसने खुद उसे कैंपस से बाहर निकाल दिया। फायदे और लालच के चक्कर में लिशिमा बिना सोचे समझे ठगों के एक गैंग में शामिल हो गई। क्लास मॉनिटर को इसके सुराग मिले और उसने समय पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 3 महीने बाद लिशिमा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच में मदद के लिए मुझसे संपर्क किया। वे जानना चाहते थे कि इस दौरान लिशिमा ने मुझे क्या मैसेज भेजे थे। मैंने अपना फोन खोला और चैट हिस्ट्री दिखाई। गुयांशी, पुराने वक्त की खातिर मुझे 1 मिलियन उधार दे दो और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। गुयांशी, अगर मुझे 30 मिलियन और मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस कामयाब कर सकती हूँ। जब मैं फिर से सफल हो जाऊंगी तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। गुयांशी, मुझे 3 लाख दे दो और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट तुम्हारी होगी। गुयांशी, मुझे 3 लाख दे दो। मैं पुलिस ऑफिसर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुझे भी यह बेहद बकवास लगा। जब मैं सच में जाने वाला था तो पुलिस ने मुझे बताया कि लिशिमा एक बड़ी धोखाधड़ी में शामिल है और उसे जेल की सजा हो सकती है। जेल जाने से पहले उसने कहा था कि वो सिर्फ मुझसे मिलने पर ही बात करेगी। मैं पहले नहीं जाना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि और मासूम लोग ठगी का शिकार ना हो, मैं आखिरकार मान गया। जेल की कोठरी में लिशिमा का पुराना घमंड गायब हो चुका था। वो हथकड़ियों में शांत बैठी थी। मुझे देखकर वो काफी देर तक चुप रही और फिर बोली, गुयांशी, मुझे माफ कर दो। मैंने पुलिस के निर्देशों के मुताबिक पूछा, जब तुम इस ठग गैंग में शामिल हुई तो क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं इस हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि कभी शानदार रहने वाली महिला सीईओ
आज इतनी बदहाली में आ गई है। गुयांशी, इस पल में मुझे आखिरकार अपनी असलियत समझ आ गई है। मैं एक नाकाम इंसान हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझ में इस बात को मानने का बहुत ज्यादा घमंड था। मुझे डर था कि अगर मैंने इसे मान लिया तो मैं कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैंने हर किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की। तुम्हें अपनी कामयाबियां दिखानी चाहिए, लेकिन मैंने बस यही साबित किया कि मैं सच में एक बेकार इंसान हूँ। गुयांशी, असल में मैं बहुत पहले से जानती थी कि दिल के कोने में मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो तुम थे। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में इतनी कामयाबियों के बावजूद मैं कभी तुम्हारा प्यार नहीं जीत सकी। ऐसा लगता था कि सब कुछ तुम्हारे इशारों पर चल रहा था। एक महिला के रूप में मैं चाहती थी कि कोई मुझे प्यार करे। जाओ औरतों को खुश करना अच्छी तरह जानता था। वो हमेशा मुझे अपनी बाहों में रखता था, मुझे खास महसूस कराता था। मैं उसकी उस तारीफ भरी नजरों की आदी हो गई थी। वो सिर्फ पैसों की बात थी। उस दिन जब तुम मेरे और जाओ के घर में घुस आए, मैं तुरंत हमारे रिश्ते को बचाना चाहती थी। उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे माफ कर दोगे और सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। लेकिन तुमने शादी तोड़ने पर जोर दिया और मुझे खाली हाथ बाहर निकाल दिया। वो धमाका पूरी तरह जाओ की गलती थी। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। दोबारा जन्म लेने के बाद अगर मैं जाओ के साथ चली तो वो मेरी मर्जी नहीं थी। वो तुम्हारे प्रति मेरी नफरत की वजह से था। आखिरकार अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते थे तो मरते वक्त तुमने मुझे भी अपने साथ कब्र में क्यों खींच लिया? क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? मैं जा रहा हूँ। लिंगली के नए प्रोजेक्ट में स्टाफ की कमी है, मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता। उसी समय जाओ अचानक एक तरफ से आया और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। रोते हुए चेहरे के साथ वो चिल्लाया, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान बचाने वाला हूँ। अगर मेरी किडनी ना होती तो तुम कब के यमराज के पास पहुंच चुके होते। तुमने मेरे साथ बूढ़े होने की कसम खाई थी। मेरे पिता के जुए का कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने का वादा किया था और इसके बजाय तुमने वो प्रॉपर्टी के कागजात चुरा लिए जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी और तुम गायब हो गए। पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे वापस करो, धोखेबाज, जान बचाने वाले। उस किडनी को मैंने भारी कीमत देकर खरीदा था। तुम महज एक बेचने वाले थे जिसने पिछली जिंदगी में इत्तेफाक से मुझे वो बेची थी। मैंने तुम्हारे लिए लग्जरी कारें खरीदी, तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराई। तुम फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तुमने गुयांशी की मौत का कारण बनाया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। इस जिंदगी में तुमने मुझे समय से पहले स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया। तुम्हारी उकसावे के बिना मैं कभी इस ठगी की कंपनी में नहीं आती। अब जब मैं जेल जा रही हूँ तो तुम भी नहीं बचोगे। पुलिस, पुलिस, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। जाओ, ये बेरहम आदमी एक ठग गैंग का मेंबर है। इसी ने मुझे यहाँ फंसाया है। चुप रहो। मर्दों के टुकड़ों पर पलने वाली लालची औरत। थोड़ा सा अच्छा क्या बोल दिया? खुद को अरबपति समझने लगी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी अमीर होने का नाटक देखना घिनौना है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने प्रॉपर्टी के कागजात और वो खानदानी लॉकेट वापस नहीं किया तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम जेल में सड़ोगी। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। लिशिमा की धोखाधड़ी की रकम इससे कहीं ज्यादा है। मैं बड़े मजे से यह तमाशा देख रहा था, लेकिन जाओ पहले ही शिकायत करने भाग चुका था, इस डर से कि कहीं देर ना हो जाए और लिशिमा कानून के शिकंजे से बच ना निकले। लिशिमा ने मेरी तरफ उम्मीद से देखा और गिड़गिड़ाई, गुयांशी, हमारी पिछली जिंदगी के रिश्ते की खातिर क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे यकीन है कि अगर तुम मदद के लिए तैयार हो जाओ तो मेरी सजा कम हो जाएगी। क्या तुम जानती हो कि फोन फ्रॉड, धोखाधड़ी ने कितने परिवारों को तबाह किया है? लिशिमा, ये वही सजा है जिसकी तुम हकदार हो। उस दिन के बाद से जाओ ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में कपूर। लोग कहते हैं कि एक दिन वो छोटों से लथपथ होकर पुलिस स्टेशन गया था, ये शिकायत करने की उसके जुए के आदी पिता ने उसे एक अमीर औरत को बेच दिया है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और पुलिस से खुद को बचाने की भीख मांग रहा था। शुरुआत में पुलिस ने कुछ अधिकारियों को जांच के लिए भेजा, लेकिन उस अमीर औरत ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट और जाओ के पिता की गवाही पेश कर दी। मामले को पारिवारिक विवाद मानकर बंद कर दिया गया। इसके बाद किसी को नहीं पता चला कि जाओ कहाँ गया। लिशिमा की रिहाई के दिन इत्तेफाक से पुराने क्लासमेट्स की एक रियूनियन मीटिंग थी। वो आया लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने दूर से ही मुझ पर एक सरसरी नजर डाली और फिर चुपके से निकल गया। मैंने खिड़की के पार से उसे देखा और पाया कि वो मेरे बगल में खड़ी लिंगली को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ थी, क्योंकि उस समय तक लिंगली एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी थी। पिछली जिंदगी में लिशिमा को सबसे अमीर बनने में 15 साल लगे थे, जबकि लिंगली ने यह मुकाम सिर्फ 3 साल में हासिल कर लिया था। हालांकि मेरे पिता हमें करीब लाना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना। लिंगली ने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला।
वाला। उसने हमेशा मुझे इज्जत और प्यार दिया, और वे जुड़वा भाई जिन्हें मैंने स्पॉन्सर किया था मेरे सबसे कीमती असिस्टेंट बन गए। भले ही वे एक साधारण कॉलेज से ग्रेजुएट थे, लेकिन वे मेहनती और वफादार थे। वे न सिर्फ उन दादा दादी को साथ ले आए जिन्होंने उन्हें पाला था ताकि वे शहर में अच्छी जिंदगी का आनंद ले सकें, बल्कि उन्होंने मेरे लिए बड़ी कंपनियों के आकर्षक ऑफर्स को भी ठुकरा दिया। मुझे यकीन है कि एक दिन अपनी टीम के साथ मैं कदम कदम पर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर, व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करूंगा। हाँ,